मेटल्स एंड नॉन मेटल में जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा मेटल की हालत, और एयर के साथ रिएक्ट, एयर ही ऑक्सीजन है, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हालत होगी। अलग अलग चीज में अलग अलग सिचुएशन होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि हर मेटल के साथ एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। तो क्या हो, अगर कोई ऐसा हो कि पॉइंट एक जगह पे लिख करके दे दे, उससे हमें क्या होगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी में देखो ना तो ऐसा लगेगा पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा, बट नहीं। जब आप रिएक्शंस को देख रहे हो उसके बाद 3 से 4 5 मैक्सिमम 5-6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, जो कि मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। ऑटोमेटिकली आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएगी। तो हम दूसरी वाली रिएक्शंस पे आ चुके थे, रिएक्शन विद वाटर की मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना मेटल की, वो पिछले वाले एपिसोड में मैंने अच्छे से करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हो। तो दूसरा जो रिएक्शन है वो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो या तो वो ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब दोनों क्यों लिखा भाई, कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसा होता है। अब जो मेटल ऑक्साइड है ना वो सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। यही एक्चुअल में देखो, कोई मेटल ऑक्साइड जो दे रहा है अगर मैं उसको भी वाटर में डाल दूं तब भी वो हाइड्रोक्साइड बना देगा। मैं समझाऊंगा अभी। देखो इसके लिए डिपेंड ये करता है कि अगर आपको मेटल की रिएक्शन वाटर से करानी है, मेटल की रिएक्शन अगर वाटर से करानी है, मेटल M और वाटर यानी कि HOH, H2 मतलब वाटर ही होता है, HOH बोलते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन कराऊं यानी कि अगर मुझे हाइड्रोक्साइड चाहिए, मान लो MOH नाम का हाइड्रोक्साइड चाहिए, OH लगता है ना हाइड्रोक्साइड में, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, H को हटाना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और अगर हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत होती है, पावरफुल कौन है कौन नहीं है वो भी तो देखना होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है सारे के सारे वो रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन को वहां से हटा देंगे। तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा था ना चैप्टर 1 में जब मैं पढ़ा रहा था, चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज को और डिटेल में देखने वाले, तो ध्यान से समझना रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। जो सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं ना बंदे, वो मोर रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा, और जो नीचे है वो पावरफुल नहीं है इतने। अच्छा, अगर हमें हाइड्रोजन को हटाना है, मतलब मेरे को वाटर में से हाइड्रोजन ही हटाना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को कौन कौन हटा पाएगा, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होगा, है ना, क्योंकि वो सारे के सारे हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग हो गए। तो हाइड्रोजन कहाँ है, अगर हाइड्रोजन यहाँ, ये रहा हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर के सारे बंदे इसको हटा सकते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सब सेम तरह के वाटर से नहीं हटा सकते। कोई भाप से हटाएगा स्टीम, कोई कोल्ड से हटाएगा, कोल्ड वाटर होगा, ठंडा पानी होगा उससे हटाएगा, कोई हॉट वाटर से हटाएगा। सबकी अलग अलग रिएक्शन है, सब अलग अलग तरह से, वही सभी मेटल्स की हरकतें अलग अलग है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि कौन सा वाला जो मेटल है वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो ध्यान से देखना, जो ये ऊपर के 3 है ना, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। यानी अगर आप जब वाटर को ठंडा लोगे तब भी ये रिएक्ट कर जाएंगे बड़े आसानी से, ठंडा पानी लोगे तब भी। बट मैग्नीशियम इतना जिद्दी है ना, वो कहता है मैं तो रिएक्ट नहीं करूंगा, ऐसे आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, हॉट वाटर करना पड़ेगा। जब तक तुम वाटर को हॉट नहीं करोगे, हॉट वाटर, तब तक मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करूंगा, मैं हाइड्रोजन गैस नहीं दूंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन गैस मैं नहीं निकालने वाला जब तक कि तुम मुझे गर्म पानी में नहीं डालोगे। और बाकी के 3 लोग कहते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये कहते हैं कि मैं तो जब हटूंगा जब तुम मुझे भाप दोगे, भाप, मैं तो स्टीम में से भी हटा दूंगा, अगर तुम मेरे को भाप दे दोगे तब भी। भाई भाप क्या है, वाटर, देखो वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा वाटर, है ना। तो जो भाप वाला जो फॉर्म है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है, यानी इवेपोरेट हो जाता है वो वाला फॉर्म है। अब देखो ध्यान से समझना, जो ऊपर के है ना ये चारों के चारों, ये ऊपर के जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों हाइड्रोक्साइड देने वाले हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज को बना करके याद करना भाई, ये हाइड्रोक्साइड देने वाला है जब भी रिएक्ट करेंगे वाटर से। तो और जो ये 3 है, ये तीनों के तीनों, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये तीनों के तीनों, ये 3 ऊपर के 4 ऐसे याद कर लो, 4 हाइड्रोक्साइड देते हैं और 3 जो है वो ऑक्साइड देते हैं, मेटल के ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, इस तरह से याद करो। अब ये जो लेड है इसको भी रिएक्ट करना चाहिए था, इसको भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये तो इसके ऊपर है ना, बट नहीं होता है ऐसा, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है क्या, कि जो लेड है ना
वो नहीं हटा सकता, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, उसमें इतनी औकात, उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बोल दे चल भाग यहाँ से। बेशक ऊपर है कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ये, कि हमें ये याद रखना है कि जो लेड है और बाकी के जो भी इसके नीचे, वो तो ऑटोमेटिकली नहीं करने वाले भाई, लेड को हमें अलग से याद करना पड़ेगा कि लेड जो है ऊपर होने के बाद भी, एग्जाम में सवाल आ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवन इवन रिएक्टिविटी इसके ऊपर होने के बाद भी क्यों वो रिएक्ट नहीं करता, क्यों वो हाइड्रोजन को मतलब रिएक्ट करने के बाद मेटल वाटर से हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता, ये सवाल एग्जाम में है। तो ऑप्शंस दे रखे थे बहुत सारे इसमें, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ऐसे अलग, लेड भी दे रखा था, तो लेड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछा कि कौन सा हाइड्रोजन के ऊपर होने के बाद भी रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, तो लेड है इसका आंसर। ठीक है, ये एक्सेप्शन एक जो कि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। अब एक और खास बात, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, कहाँ है भाई कैल्शियम मैग्नीशियम, ये रहा कैल्शियम, और मैग्नीशियम कहाँ है, जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की खास बात यह है कि जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो वो उसके ऊपर तैरने लगता है। इमेजिन करो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैंने पानी में डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऊपर ही तैरने लगेगा, ऐसे जुम्बा जुम्बा करके ऐसे तैरने लगेगा उसके ऊपर ही। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो जब वो उससे रिएक्ट करता है ना, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स निकल रहे होते हैं रिएक्शंस में, मैं वहां पे जब लिखाऊंगा आगे रिएक्शन थोड़ा तब भी समझाऊंगा, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स निकल रहे होते हैं वो कैल्शियम के नीचे उस पर चिपक जाता है। अब वो बबल्स चिपक गए उसके ऊपर, तो वो ऐसे ऐसे तैरता रहेगा। सपोज कि आपके पास ना मतलब वो है कोई शिप है, कोई नाव है, या फिर कोई बबल्स गुब्बारा है, ऐसा कुछ है, बहुत सारे गुब्बारे रखे हुए हैं, तो वैसे ही अगर बबल्स होंगे खाली तो फिर वो चीजें तैरने लग जाएगी, बहुत अच्छी तरह से तैरने लग जाती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट्स करता है क्योंकि हाइड्रोजन के बबल बन जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब देखो मिलकर के रिएक्शंस को याद करते हैं। रिएक्शंस ये है कि पोटेशियम सोडियम, ये जो ये ऊपर के चार बंदे हैं, तीन थे कि चार, चार थे, तो जो चार बंदे जो ऊपर के होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड, OH लिख लेते हैं, OH हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, और जो ये तीन बंदे हैं ये क्या देते हैं, ये तीन बंदे हमें देते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड O2 लिख लेना, ऑक्साइड ऑक्साइड मतलब मान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो जो सोडियम और पोटेशियम है और कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं। देखो ये पोटेशियम है वाटर में जब जाता है तो ये हमें देने वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी जरूर, और हीट भी रिलीज होती है। यहाँ पे ये खास बात है, बहुत तगड़ी हीट रिलीज होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है ना ये आग पकड़ लेता है। मैंने बताया था ना कि जब आप कैंडल के सामने ले जाते हो तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है ना। और इसकी एक और खास बात है कि भाई जो फायर है ना, जो आग, उसको कैच कर लेता है, ये बहुत आसानी से कैच कर लेता है फायर को। अगर इसको बैलेंस करना है तो कर सकते। देखो ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, और ये गैसियस फॉर्म में होगा। इसको बैलेंस करना है तो H2 इधर भी है H2, तो इधर पोटेशियम एक, इधर भी दोनों तरफ एक है, हाइड्रोजन दो, इधर इधर तीन है, तो इधर 2 लगा देते हैं। ठीक है, और इधर भी 2 लगा देते हैं। अब देखो बैलेंस हो गया क्या, 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर 2 है, अच्छा इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 तो 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, बैलेंस। ऐसे ही अगली वाली रिएक्शन भी होगी, क्योंकि भाई सोडियम भी तो वाटर के साथ जाएगा तो वही चीज देने वाला क्या, यहाँ पे ये देगा NaOH देगा, एक्वस सॉल्यूशंस देगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि हीट प्रोड्यूस करेगी, जो कि हीट निकलेगी फिर यहाँ से, तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा मैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर, मतलब जो कोल्ड वाटर है ना, ठंडे पानी, उसके साथ रिएक्शन करता है, ये याद रखना। मैंने बताया आपको कि जो ऊपर के 3 बंदे हैं, सोडियम पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, है ना, ऊपर के जो 3 बंदे, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ऊपर के जो 3 बंदे हैं ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, ये तीनों है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम भी ऐसे ही है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लेस वायलेंट होता है, बस इतना अंतर है इसमें, इसलिए इसको मैंने अलग लिखा है, तो मैं इसी के साथ लिख देता। मतलब क्या बोला मैंने, ये जो रिएक्शन है ना ये वाली बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। जैसे मैं वाटर में डालता हूँ ना सोडियम, वो आपने सुना है कि एक गाना बीच में आया था, पानी में आग लगाऊं मैं, है ऐसा कुछ गाना था, तो उसमें क्या होता है, पानी में आग कैसे लगता है, या फिर फिल्मों में पानी में आग कैसे लगाते हैं भाई, वो सोडियम को डाल देते हैं उसके अंदर, वो एक कप में एक गिलास में वो लेंगे पानी और उसके अंदर सोडियम डाल देंगे, आग लग गई। क्यों लग गई भाई, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, वो फायर, जो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं ना फायर को कैच कर लेती है, आग पकड़ लेता है वो,
तो आग आ जाता है उसके अंदर। अब कैल्शियम लेस वॉयलेंट है, यानी कि इतनी तगड़ी तरह से रिएक्शन नहीं करेगी जितनी इसने करा। हीट इवॉल्व नॉट सफिशिएंट, हीट तो इवॉल्व होगी, चलो ठीक है हीट इवॉल्व होगी, बट वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस से कैचेस, मतलब देखो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ तो हाइड्रोजन ने आग पकड़वा दी इसको, मतलब आग बढ़ा दी, हीट जितनी ज्यादा हाइड्रोजन ने उसको और भयंकर कर दिया और आग लगा दी। लेकिन कैल्शियम में ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व ही नहीं हो रही है, हीट इतनी ज्यादा इवॉल्व ही नहीं है कि वो सफिशिएंट हो जाए हाइड्रोजन को फायर कैच करवाने के लिए, यानी आग नहीं लगेगी इसमें। तो इसमें रिएक्शंस क्या होगी, अगेन सेम चीज होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2 गैस, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोक्साइड, और इसको आप बैलेंस कर सकते हो बड़े आसानी से। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो लिखा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। अच्छा तो क्या देगा, हमने देखा कि चारों जो ऊपर के वो हाइड्रोक्साइड देंगे, तो ये देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलने वाला है, प्लस में H2 गैस, भाई H2 गैस तो सब में मिल रही है, वो हमें गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है वो। तो अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। अब देखो नंबर 4 पे जो पॉइंट है, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है इसमें। नंबर 4 पे जो पॉइंट है एल्यूमिनियम जिंक फेरस, जो अगले वाले जो 3 है ना वो ऑक्साइड बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, हमें पता है ऑक्साइड बनाएंगे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई ना तो भाई ऐसे याद कर लेना, 4 जो हाइड्रोक्साइड, तीसरी जो है अगली वो ऑक्साइड बनाती है, फिर 3 जो ऊपर के कोल्ड वाटर, बीच का एक मैग्नीशियम जो है वो दूसरी दुनिया का हॉट वाटर चाहिए उसको, तो गरम गरम पानी चाहिए, और स्टीम जो है एल्यूमिनियम जिंक फेरस वो उसको भाप चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा मैंने ये देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ये बबल्स कैसे फॉर्म करता है, जैसे आपने मैग्नीशियम को पानी में डाला, ठीक है अभी समझाया जस्ट, तो मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाएगा ऊपर ही जस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो उस पर चिपक जाएंगे, बबल्स उस पर चिपक जाते हैं। ऐसा ही कैल्शियम के साथ भी होता है, जो भी पीछे लिखवाया था मैंने सेकंड नंबर पॉइंट पे। अब देखो एल्यूमिनियम जिंक फेरस स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड देगा, रिएक्शन सीरीज एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया, और H2 तो मिलना ही है, गॉड गिफ्टेड। फेरस वो H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 मिला, Fe3O4 मिला, ये याद रखना, Fe2O4 नहीं मिला, Fe3O4 मिला, और H2 गैस निकली, ये भी ठीक है। इस रिएक्शंस को ना आप लिखते बार बार लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो अगला क्या है, लेड, कॉपर और ये सिल्वर और गोल्ड, ये चारों के चारों डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। देखो आपको ना ये सब तो याद रखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन के नीचे है ना ऑटोमेटिकली। आपको याद रखना है लेड, क्योंकि वो हाइड्रोजन के ऊपर होने के बाद भी, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लेड, कि भाई कौन सा है इनमें से जो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, कौन है, तो लेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आपने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, याद है, एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, याद करो उस रिएक्शंस को। जैसे मैग्नीशियम है, ये मेटल है और ये एसिड है, तो ये साल्ट देगा, साल्ट क्या मिलेगा हमें, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बाकी इसको बैलेंस करना है तो इधर 2 लगा दो, बस खत्म। अच्छा इसको करना है तो इसका होगा AlCl3 बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो उसका फॉर्मूला AlCl3 होता है, और उसके बाद H2, ठीक है। बाकी बैलेंस तो आप कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है खास, है ना, ये सब एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है कि इससे ये रिएक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे एक्टिविटी में दे रखा है, देखना एक बार ध्यान से। यहाँ पे ये देगा ZnCl2 मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे देगा ये FeCl3 मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे ये देगा CuCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, नहीं देगा, एकदम गलत। क्यों, सोचो जरा एक बार, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये वाली रिएक्शंस को मैंने ऐसे काटा क्यों मारा, सोचो तो यार, ध्यान से समझो। ये जो रिएक्शन है कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। एक बात बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज, कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, लेकर यानी लेड, हम चले मथुरा आज घूमने, ये है इसकी ट्रिक, है ना। तो इसको अब देखो, इसमें ध्यान से सुनो कि जो कॉपर है वो तो हाइड्रोजन से नीचे है ना, तो डिस्प्लेस कैसे कर दे रहे हो तुम। अच्छा अब बाकी को देखो, मैग्नीशियम हाँ ऊपर है, चलो हो सकता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और जिंक के ऊपर हाँ ये भी कर सकता है, फेरस है ये भी कर सकता है, ठीक है सब कर सकते हैं। लेड नहीं करेगा ना, लेड यहाँ पे करेगा, ध्यान से सुनना, लेड करने वाला है, क्योंकि ये H2O नहीं है, ये HCl है। H2O में नहीं करता, वाटर H2O होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, HCl के साथ कर सकता है।
ठीक है ना, तो लेड भी कर सकता है, बट इन्होंने सिर्फ इन चारों का एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिया था और एक मैंने अपनी तरफ से लिया कॉपर वाला। और क्योंकि कॉपर नीचे है तो यार वो हाइड्रोजन को हटा कैसे देगा, इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी, इतनी औकात नहीं है इसकी कि इसको हटा दे, हाइड्रोजन को बोले कि चल भाग यहाँ से, नहीं कर सकता ऐसा। तो बाकी के ये जो है ना इससे रिएक्ट कर जाएंगे बड़े आसानी से। अब ध्यान से सुनना, जो बबल्स फॉर्म होता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये बबल्स फॉर्म हो जाता है, मतलब साल्ट तो बन गया और हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकल रही होती है, बुलबुले निकल रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस का। अब पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है भाई, क्योंकि हम मोमबत्ती के पास जब ले गए ना तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, उसको हमने हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं, हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस, भाई हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल को एसिड से, हम देखेंगे गैस निकली जो पॉप साउंड क्रिएट कर रही है, जो पॉप साउंड क्रिएट कर रही है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से है। बट इसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली, क्यों, रिएक्शन ही नहीं हो रही ना, तो इसलिए मैंने लिखा है कि कॉपर में कोई रिएक्शंस नहीं है तो बबल्स भी नहीं फॉर्म होंगे हाइड्रोजन के, और टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई तो टेम्परेचर क्या चेंज होगा, जब नो रिएक्शन है तो काय बात का टेम्परेचर चेंज। तो ये बाकी की सारी रिएक्शंस जो है इसमें ये हाइड्रोजन गैस जो बबल के फॉर्म में निकल रही होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज को ये भी फॉलो कर रहा है बिल्कुल सेम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को हटा रहा है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही होगा नहीं भी, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का फॉलो, जो पिछली वाली रिएक्शन थी वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो हो रही थी, याद रखना कहाँ का रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो हो रही है, क्या पता ये एग्जांपल्स में पूछ ले। और मुझे लग रहा है कि इस बार ना मोर देन वन करेक्ट वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना, जो मैं अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में भी करवा रहा हूँ आपको लाइव आकर के, तो जो मोर देन करेक्ट आपने देखा होगा कि एमसीक्यू हुआ उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो 3 करेक्ट होते हैं, फिर ऑप्शन दे रखा फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, ऐसे करके मोर देन वन करेक्ट वाले एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ लेना भाई इस बार अच्छे से। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, कि बबल्स कौन जल्दी बबल्स फॉर्म करेगा, तो वो डिपेंड इस पे करता है भाई सबसे ऊपर कौन है। मैग्नीशियम, मान लो एक काम किया मैंने, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए, एक में मैग्नीशियम मतलब ये रिएक्शन कराई मैग्नीशियम, सब में पहले तो मैंने एसिड ले लिया, सब में HCl ले लिया, उसके बाद मैंने एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम डाल दिया, एक में एल्यूमिनियम डाल दिया, एक में जिंक डाल दिया, एक में फेरस डाल दिया, चारों में अलग अलग डाल दिया मैंने, अलग अलग मेटल्स डाल दिए। तो मैंने ये देखा कि यार जिसमें मैंने मैग्नीशियम डाला था ना उसमें हाइड्रोजन गैस जल्दी से निकल रही है, फटाक से एकदम से निकल के पॉप साउंड क्रिएट कर दिया जल्दी सबसे पहले, यानी रेट उसका स्पीड, रेट यानी स्पीड फास्ट है, बहुत जल्दी से उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, यानी पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है, यानी बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम में जल्दी निकलता है ऐसे, एल्यूमिनियम में थोड़ी देर बाद, मान लो इसमें 5 मिनट लगा तो इसमें अगर 5 मिनट लगा तो इसमें 10 मिनट लगेगा, इसमें 15 मिनट लगेगा, इसमें 20 मिनट लगेगा, मतलब टाइम सबसे ज्यादा इसमें लगेगा जो कि नीचे वाला है। जल्दी किसमें निकल रहा है, जल्दी मैग्नीशियम में निकल रहा है क्योंकि उसका रेट फास्ट है। तो ये बिल्कुल सेम, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि बबल्स फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या होता है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये तो वही है ना, रिएक्टिविटी सीरीज तो ये मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, यही तो है, सेम है। इसको अलग से याद करने की आदत है तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, बबल्स वो फॉर्म करेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है और मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्लाइड में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, यहाँ से आपके हाफ ईयरली में या फाइनल में दोनों में से किसी एक में सवाल दिखने वाला है, या हो सकता है दोनों में ही आ जाए, ये लिख करके रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हर साल सवाल पूछा गया ऐसे। सवाल क्या है, देखो स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। हमने देखा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये जो बट होता है ना केमिस्ट्री में बहुत दिमाग खराब करता है कि हमने सुना कि मेटल जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, बट जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। हो गई ना प्रॉब्लम, यही होता है भाई केमिस्ट्री में। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 11th 12th में तब भी ऐसे ही होगा, हमेशा पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे फिर बाद में बोलेंगे बट ये नहीं होता, बट ये नहीं होता, बट उसमें भी ये नहीं होता, अभी देखना इसमें भी ऐसे बताऊंगा बट इसमें भी ये नहीं होता। देखो नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, ये लिखा है, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट क्यों है ये कंसंट्रेटेड क्यों नहीं है भाई? एक बात बताऊं, लैब में ना हम कभी कंसंट्रेटेड नहीं रहते, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड को नहीं लेते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब उसमें कोई पानी नहीं मिलाया है, कंसंट्रेटेड है यानी एकदम ही मतलब बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि लोग दारू पीते हैं तो वो तो उसमें पानी मिला के क्यों पीते हैं, क्योंकि अल्कोहल है भाई, अल्कोहल ज्यादा हानिकारक ना हो जाए इसलिए पानी मिला के पीते हैं। बड़े समझदार है, बेवकूफ लोग भी समझदार है, पानी मिला के पीते हैं। बट जो एसिड है वो भी कंसंट्रेटेड फुल्ली नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, नहीं तो भाई उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा।
तो उसमें पानी मिला देते हैं। और किस तरह से मिलाया जाता है ये भी मैंने एसिड बेस में बताया था, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो कि पानी मिलाना है तो मुझे एसिड में, तो मैं किस तरह से मिलाऊंगा वो आप बता सकते हो कमेंट में। तो देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है बिकॉज HNO3 जो है, रीजन भी पूछते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जो HNO3 है वो देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एक्चुअल में, जब वो अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकला उसको फटाफट उसने ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रिक एसिड ने। उसके पास देखो कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन रखे बंदे ने, तो उसने क्या किया, उसने बोला ओ भाई हाइड्रोजन आ गया तू, अब देख बेटा तेरे को उड़ा ले जाऊंगा। यानी क्या करा उसमें, जो H2 आया ना निकल करके, प्यार से H2 आया था बेचारा कि मैं निकल गया, अब मैं उड़ूंगा आसमान में, उड़ूंगा बबल्स के फॉर्म में उड़ूंगा। बट यार होता क्या है, जल्दी से ये ना इसको ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन पकड़, ऑक्सीजन को संभाल, मेरे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, 3-3 ऑक्सीजन रखा हूं, तू तो खाली लग रहा है, तू नहीं ले सकता एक ऑक्सीजन। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन लेता है, अब ये तो वाटर का फॉर्मूला हो गया ना, है ना, तो वाटर फॉर्म हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है फिर से बताना, हम तो भूल गए, चैप्टर में पढ़ा था भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले में ऑक्सीजन ऐड कर देता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो भाई इसके पास इतने ऑक्सीजन कि इसने इसमें H2 में एक ऑक्सीजन ऐड करके उसे वाटर बना दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है H2 को, H2O में एक वाटर, एक ऑक्सीजन पकड़ा देगा, बोलेगा ये ले पकड़ एक ऑक्सीजन, तो बोलेगा अब मैं H2 तो हूं नहीं, अब तो मैं वाटर बन गया, H2O बन गया इटसेल्फ। और ये खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, ये हमें पता है, लेकिन वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो यार आपको करना ये है कि मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और जाकर के देखो केमिकल रिएक्शंस की जो वीडियो है, वहां पे रेडॉक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहां पे जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, 11th-12th में तो और भी काम आने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। तो NO और NO2 और N2O गैस जो है यहाँ पे ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी पहले इसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, अब ऑक्सीडाइज करा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता तो ऑक्सीडाइज है लेकिन बेचारा खुद रिड्यूस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ऑलरेडी समझाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है, तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, ये बन जाता है NO, NO2, N2O। देखो इसमें किसी में भी 3 ऑक्सीजन दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसने तो अपने ऑक्सीजन उसको दे दिया ना H2 को, खुद के पास क्या है, अपना दिल उसको दे बैठा तो ऑक्सीजन उसको दे दिया, तो इसके पास क्या ही बचा, इसके पास अब किसी के पास भी 3 ऑक्सीजन नहीं है, तो NO या तो NO मिल जाएगा, रिड्यूस किस में हो जाएगा, ये पूछा गया एग्जाम में सवाल कि जो नाइट्रिक एसिड है खुद किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, तो वो या तो वो NO बन जाता है, या तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, या तो वो N2O गैस बन जाता है, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, देखते कितना याद है आपको, इन तीनों में से कौन सी गैस है जो ब्राउन रंग की है, ब्राउन रंग की, ये आपका टेस्ट हो रहा है कि भाई चैलेंज है आपके लिए, कितना मेमोरी पावर आपकी स्ट्रांग है, ये चैलेंज है, देखते हैं कौन करता है। जो कमेंट करेगा ना भाई साहब मजा आ जाएगा, उसका मैं आंसर जो है वो पिन कर दूंगा, मेरे को साइड में लिख दूंगा ब्रैकेट में पिन, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। ओनली मैग्नीशियम, अब देखो इसमें भी एक्सेप्शन है मतलब पहले हमने क्या एक्सेप्शन देखा कि यार मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, बट फिर मैंने ये बोला कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। अब उसमें भी एक बट है, क्या है वो बट, उसमें बट ये है कि दो ऐसे मेटल्स हैं, दो, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दोनों का नाम M से शुरू है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दोनों के दोनों नाइट्रिक एसिड को भी नहीं छोड़ते उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। वो कहते हैं तू बड़ा एक्सेप्शन बन रहा बेटा, हैं बनाऊं तेरे को एक्सेप्शन, हैं अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं तो तेरे साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन दूंगा, तू कर क्या लेगा मेरा। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ऐसे दो बंदे हैं जो रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस को दे देते हैं। बड़ा चौड़ा हो रहा था ना, मैं तो नहीं करवाऊंगा रिएक्शन, मैं एक्सेप्शन हूँ चौड़ा, मतलब रूल को फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे कह रहा। अब कैसे नहीं करेगा रूल को फॉलो रूल को फॉलो नहीं कर सकेगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज को पकड़ करके लाते, कहते बेटा अब तू मेरे से हाइड्रोजन निकाल, अपने से हाइड्रोजन निकाल, कैसे नहीं निकालेगा, निकालना पड़ेगा तेरे को। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा है मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट HNO3 से और H2 गैस इवॉल्व होती है। नंबर 4 पे जो रिएक्शन है वो भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पे जो कील है, आयरन की कील जो कॉपर सल्फेट में जा रही थी तो उसने कील जो है
उस FeSO4 बनाया था और कॉपर अलग हो गया था, है ना। वो हमने एक्टिविटी पढ़ रखी है ऑलरेडी चैप्टर 1 में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करने वाला है। देखो जितनी भी जी रिएक्शन है सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो कर रही है, इसीलिए इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज की बात डिटेल में करी जाती है। तो क्योंकि सारे ऊपर वाले रिएक्टिव है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो अब होगा क्या, जो ऊपर वाला होता है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। फेरस और कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखो, कॉपर को देखना और फेरस को देखना। फेरस कहाँ है, ये रहा, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो यानी ये जो फेरस है ये ताकतवर है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको भगा देगा, चल भाग यहाँ से, तो इसको भगा देगा। तो ये अब कैसा दिखेगा, FeSO4। और इस FeSO4 का कलर क्या होता है, यू हैव टू टेल इन कमेंट। और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जिंक है और कॉपर है, इसके सॉल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो रही है दूसरे मेटल का सॉल्यूशन। यहाँ पे CuCl2 भी हो सकता है भाई, ऐसा बस सोचना कि सिर्फ SO4 ही लेना है, नहीं, CuCl2 भी हो सकता है, यहाँ पे भी CuCl2 हो सकता है, और कुछ भी मतलब वो साल्ट ले सकते हैं कुछ भी। तो CuSO4 है, अदर सॉल्यूशन है। क्या जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, कॉपर नीचे जिंक ऊपर, हाँ जिंक पावरफुल है, इसको हटा देगा बड़े आसानी से। तो यानी कि यहाँ पे हमें मिलने वाला है जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर। अब ध्यान से देखो, कॉपर और जिंक, कॉपर नीचे जिंक ऊपर, और कॉपर क्या जिंक को हटा देगा उसके सॉल्यूशन से, नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, रीजन क्या है, बिकॉज जो कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, है ना। रीजन भी पूछा एग्जाम में कि भाई अगर मान लो कि ये जो रिएक्शन है क्यों नहीं हो रही, तो आप बोलोगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नंबर 5 पे जो रिएक्शंस है वो ये है कि जो मेटल्स है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और वहां पे ना एक बड़ा मस्त आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं उसको, उसके अंदर कौन सी फोर्स होती है ये हमने पहले कभी क्यों नहीं सुना, आयनिक कंपाउंड। अब क्या है ये, क्या भला है, ये चीज हम अगले वाले एपिसोड में समझने वाले हैं। जब तक अगर आप इसके बाकी के एपिसोड देखना चाहते हो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको केमिस्ट्री का चैप्टर में 1 देखना है केमिकल रिएक्शन, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए और रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।